अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जिसमें ब्रिटिश मीडिया काबिल ज़िक्र है, एक मुजव्वज़ा मुआहदे के नकात भी सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हतमी नहीं हैं। ये मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के अपने दावे हैं। कुछ चीज़ें जो बात सामने आई, जो लीक हुई, वो भी ज़राए से हैं, वो भी हतमी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर तय है जो कि हतमी है और जो कल शामी जिस पे स्टेटमेंट भी आ गया था, वो ये कि जल्द कोई ऐलान मुतवक्के है। वो ऐलान कल शाम भी हो सकता था, वो आज भी हो सकता है, या आने वाले 1-2 रोज़ में हो जाएगा। और फिर जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान का दौरा उन्होंने मुकम्मल किया और वो इंतहाई खुश नज़र आए और बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो वहाँ से फ़्लाई करके चाइना गए, उस पर भी बहुत सारे तबसरे मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में हुए, जिसमें यही कहा गया कि ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा वाज़े तौर पर बता रही है कि यकीनन जो एक ब्रेक चाहिए थी, जो एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो मिल गया है। ऐसे में उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया, वो ये कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान इस हवाले से पुरुमीद है कि ऐसा हो। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मुस्बत सिमत में तमाम तर इशारे हैं, वेरी पॉजिटिव साइंस, और पूरी दुनिया की नज़रें इस मामले पर मरकूज़ हैं। गो के ये 60 दिन के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त एक मज़ीद सीज़ फायर होगा और वो 1 महीने से 2 महीने का वक्त होगा जिसमें चीज़ें तय की जाएंगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ बातचीत के दौर होंगे और फिर हतमी तौर पर किसी नतीजे को पहुंचा जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक फ्रेम वर्क तैयार हो जाएगा जिस पर दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन जो पाकिस्तान एक कोशिश मुसलसल कर रहा है मीडिएटर के इस रोल की, जो पाकिस्तान के दुश्मनों को बात खटक भी रही थी, उसमें यकीनन पाकिस्तान कामयाब होगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर ये पूरी की पूरी जंग रुक जाती है, मुकम्मल ख़ात्मा इसका हो जाता है, तो अगेन ये उससे भी एक बड़ी बात होगी। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करें, इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, सिविल क़यादत हो, वो चीन में मौजूद है और 3 रोज़ा दौरा जिसका आगाज़ हो चुका है। इंतहाई अहम ये दौरा है, इंतहाई अहम कोऑपरेशंस दोनों ममालिक के दरमियान एक्सपेक्टेड हैं और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है। और जिस तरह से आज एक शहबाज शरीफ साहब का जो एक स्टेटमेंट, जहाँ एक तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने वाज़े किया, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है, कि हमें अब कर्ज़ नहीं चाहिए, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें कोलैबोरेशन चाहिए, हमें सरमायाकारी हमारे मुल्क में चाहिए और हमारे लोगों के लिए रोज़गार चाहिए। ये हाईलाइट है और ये बड़ी एक पॉजिटिव और मुस्बत बात है, जो एक पूरा का पूरा शिफ्ट है पाकिस्तान की अप्रोच में। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पाकिस्तान यहाँ से काफ़ी कुछ शायद हासिल करके इस दौरे को मुकम्मल करे। विल टॉक अबाउट इट एज़ वेल इन द सेकंड हाफ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया चीमा साहब साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए काफ़ी करीब आ गए, इस सब में बहुत कुछ हुआ और अब भी कुछ हतमी नहीं है। जब तक यकीनन कोई दस्तखत नहीं हो जाते, और इब्तदाई मुआहदे के बाद के भी आगे 30 से 60 दिन खासे क्रूशल रहेंगे, क्योंकि चीज़ें उस दौरान निटी-ग्रिटी डिस्कस होगी मामलात की, और उस दौरान भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कह लीजिए कि अगर कुछ चीज़ों के करीब आ गए हैं और मुतवक्के है आज, कल, परसों, किसी भी वक्त कोई ऐलान, एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव साइन आप इसको समझते हैं। और फिर जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए, जो अहम मुलाकातें उन्होंने वहाँ की, जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, एक एक चीज़ इस वक्त हाईलाइट है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, ख़बरें बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है। हाउ डू यू सी इट? शुक्रिया अरसलान। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने इसमें बड़ी मेहनत की, और फील्ड मार्शल साहब का, जैसे मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और वो जो जो उनका विजन है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को किसी न किसी मंतकी अंजाम पर लेके जाएंगे। लेकिन मसला ये था कि दोनों जो बेलग्रेड्स थे, वो आपस में उनके मामलात ऐसे थे कि अगर एक तरफ से ठीक कुछ मामलात होते तो दूसरी तरफ से, और फिर इसमें स्पॉइलर भी बहुत ज्यादा थे। और स्पॉइलर ऑफ कोर्स कौन कौन थे, आपको पता है, इसके बावजूद कि हम कुछ का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी, और उसके पीछे शायद कोशिश ये नहीं थी कि जंग ना रुके। जहां किसी एक फरीक का ये मुद्दा था कि ये जंग नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि ये किसी हतमी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए,
मिलिटरीली, तो वहाँ किसी एक का ये भी मुद्दा था कि इसमें पाकिस्तान क्यों इतना अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक रीजन थी और उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी। और मैं ये समझता हूँ और अब भी समझता हूँ कि इसकी जो एग्जिट स्ट्रेटजी जो उस वक़्त इनिशियली अमेरिका के पास नहीं थी, उस एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत काम किया। और क्योंकि मैं इनमें कुछ चीज़ों का गवाह हूँ कि एमोडेक्टेट ने किस तरह दिन और रात लगा के एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की कि दोनों जो ताकतें हैं जो आपस में इस वक्त एक लड़ाई में मसरूफ है, उनको इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए और क्या एक सिचुएशन बनाई जाए जो कि विन विन सिचुएशन हो। एक्चुअली ये मामला बहुत जल्द तय हो जाने थे, बल्कि पहले भी जितने मीटिंग्स हुई इसके ऊपर नेगोशिएशंस की जितने भी इकट्ठ हुआ उसके अंदर ये मामला उस वक्त ही तय हो जाते, लेकिन दोनों में से वो विन विन सिचुएशन एक नहीं चाहता था। यानी एक फ्रीक ये चाहता था कि कहीं ना कहीं उसको फेस सेविंग इस तरह मिले ताकि वो दुनिया को मुंह दिखा सके कि वो सुपर पावर ही है, जबकि दूसरा फ्रीक ये चाहता था गालिबन कि जी, नहीं ऐसे नहीं है, अब आपका सुपर पावर स्टेटस जो सा वो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और यकीनन इसके पीछे वो बड़ी खुल की डिबेट हुई इसकी, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे एनालिस्ट ने की कि ईरान का और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, चीन का और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब भी मैं समझता हूँ कि चीन का अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। और माशी तौर पे तो चीन सुपर पावर था ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलिटरीली भी उसने इनडायरेक्ट अप्रोच अडॉप्ट की और उसने अपना लोहा मनवाया, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो जाए या वेपनरी की फील्ड में हो जाए। बहरहाल ईरान की अपनी एक रेजिलियंस थी और उसके ऊपर काम हुआ। जहां तक राइट। पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी लीडरशिप और स्पेशली मैं अमूमन जब इसका जिक्र करता था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आते थे, बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स का सामना भी करना पड़ता था कि व्हाई यू ओनली टॉक ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की ही जरूरत थी यहाँ ज्यादा, वेयर एज हमारी सिविल डिप्लोमेटिक मनूवर्स भी अपनी जगह पे जारी रहे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब जंग काइनेटिक डोमेन में दाखिल जंग होती है काइनेटिक डोमेन में, जब आप काइनेटिक डोमेन में दो मध्य मुकाबला आमने सामने खड़े हो तो फिर उसमें यकीनन ज्यादा रोल मिलिट्री डिप्लोमेसी प्ले करती है। और उसमें मैं आखिर में ये कहूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो यकीनन रोल शुरू से ही रहा है, क्योंकि ये खित्ते के अमन के लिए जरूरी था। और अगर ये जंग मजीद भड़कती है या आगे बढ़ती है या कुछ होता है तो उसमें बहुत सारे इफेक्टिव के अंदर जो सबसे बड़े इफेक्टिव है वो हम ही हो सकते थे। सो देयरफॉर वी राइट। आर स्टैंडिंग एट अ बेटर पोजीशन आई थिंक। एंड वो कामयाब दौरा रहा बिल्कुल। क्या मामला तय हुए वो तो अभी तक तो ये सिर्फ मीडिया के ऊपर है, और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ये जो फिलहाल की स्टेटमेंट्स हैं इनको जनरल पब्लिक और मीडिया के लिए ली जाए, जो इसकी निटी ग्रिटीज है जब वो तय हो जाएंगी तो फिर उसके ऊपर एक एलामिया जारी किया जाए। डॉक्टर साहिबा, योर टेक ऑन दिस, आप किस तरह से देख रही हैं? मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या अदरवाइज़ हो, बुनियादी तौर पर इस वक्त अमन चाहिए दुनिया को, और अमन से बढ़कर भी एक मौशी स्टेबिलिटी दुनिया को चाहिए। ये बात अब सिर्फ नेबरिंग कंट्री हम पाकिस्तान तक नहीं है, या इस खत्े में साथ जुड़े हुए ममालिक तक नहीं है। यूरोप में मामलात मुश्किल हैं, काफ़ी परेशानी है। उससे आप आगे अगर चले जाएं तो आप अमेरिका तक भी इसके असरात महसूस हो रहे हैं। पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की लूज। सो बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ द पीस एंड इस जंग का अख्ताम। हम क्या उसके करीब हैं वाकई? क्योंकि माजी में भी एक दौरा हुआ था और तब भी उम्मीद बहुत जागी थी, दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स भी होना था इस्लामाबाद में, लेकिन चीज़ें दो ममालिक जो बिल्कुल एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते हैं, जंग की सूरत हाल में है, किसी भी वक्त उनके दरमियान चीज़ें बदल सकती हैं। इस दफ़ा आप क्या समझ रही हैं कि कितना करीब हैं हम मामलात की बेहतरी के, या कितना इस पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और इज़ इट टू अर्ली वी शुड वेट कि हतमी तौर पर चीज़ें हो जाएं एंड देन वी सेलिब्रेट? हाउ डू यू सी इट? I think it's too early to celebrate. We should wait for a couple of more months at least. तो अभी चीज़ें उस तरह से कैटेगोरिकली सामने नहीं आ रही हैं। जहाँ तक हमारा रोल है हम वहाँ से बात को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे उसके बाद जो है बाकी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास। जी। तो हमारा रोल तो यही है जो कि मैं बारहा कह चुकी हूँ कि हमने रीपैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग तो ऑलरेडी हुई हुई है कि न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये दो आपको रिटोरिकली ऑब्जेक्टिव वेस्ट बता रहा है, और इसी को हमने रीपैकेज करके ऑफ रैम्प देना है। तो जो डील की जो क्लॉजेस जो हैं वो जिन तक मैं रसाई कर पाई हूँ ईरानियन सोर्सेज से, उनके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। पैकेजिंग के हवाले से तो हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो भी खुल जाएगी, और यूरेनियम जो है वो प्रोग्राम भी
امریکہ اس کو ری پیکج کر کے ایز اے وکٹری لے کے جا سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اگین پچھلی دفعہ انہوں نے پاکستان کو جو اپنا پروپوزل دیا تھا ایران نے وہ 3 فیزز میں تھا, اس دفعہ انہوں نے اس کو 2 ٹریک کر دیا ہے. ٹھیک. تو اگر اس کو 1 بائی 1 کریں تو پہلے ٹریک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بند ہو, جو کہ پہلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا, اور پھر اس دفعہ ایڈ کر دیا ہے کہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, اس کا ڈیکلیریشن چاہیے آپ سے, فورن بلاکیڈ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے, فروزن ایسٹس ہمارے ہمیں واپس مل جانے چاہیے. بالکل ایسے. ان 3 چیزوں کے بدلے میں پہلے ٹریک پہ جب یہ 3 کام آپ کر دیں گے تو پھر اس کے جواب میں ہم پروویژنلی جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے کھول دیں گے, جو انٹرنیشنل کارگو ہے اس کے لیے. اس کے اوپر جو آپریشنل میکانزم ہے اس پر جو ہے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ کی طرح کھلی نہیں رہے گی, لیکن اگر آپ نے ری پیکیجنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کھول دیں گے, اور اس کے اوپر جو ٹال لیوی ہے یا جو بھی ہے اس کو ہم جو ہے فی الحال کے لیے سسپینڈ کر دیں گے, فی الحال کا لفظ ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحب اس تھوڑی کے سی وضاحت یہاں ساتھ یہ ساتھ کر دیں کہ ایک نقطہ جو میری نظر سے گزرا تھا وہ کچھ پرمٹس حاصل کرنے کا تھا, روٹ پرمٹ جو کہ ایران ہی جاری کرے گا. آئی تھنک وہاں تک وہ معاملے پر آ گئے ہیں کہ ہم اس کو کھولیں گے, اور اگر لیوی اور ٹیکس اس پہ نہیں ہوگا تو جو روٹ پرمٹ ہے وہ ایران جاری کرے گا ان کارگو شپس کو. اس پر میں ذرا آپ کا کامنٹ لیتا ہوں رائٹ آفٹر بریک. ایک بریک لیتے ہیں جی, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ اس پر جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا, یہ تھوڑا سا اس کی اگر کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے تو پلیز شیئر کریں کہ کوئی روٹ پرمٹ ہوگا, کوئی اس طرح کی بات ہوگی لائک سم سارٹ آف کنٹرول دیٹ دے وڈ وانٹ ٹو ہیو, ایرانینز وڈ وانٹ ٹو ہیو. جو میرے پاس انفارمیشن ہے, they want the complete control, and the issue is that whether they are going to control the Strait of Hormuz, or it is going to be operationalized between Iran and Oman. وہ اپنی پارلیمنٹ میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں, وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. ٹھیک. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ آیا ہے تو وہ اس میں امریکہ کے لیے کیا ہے. تو پہلے ٹریک میں تو امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا آیا ہوں. باقی شرائط جو ہیں وہ تھنک ٹینکس کے پاس پڑی ہوں گی, وہ ایرانی میڈیا میں کہیں نہ کہیں, تو ان کو اگر آپ سائٹ پہ کر دیں. تو ٹریک 2 پہ اگر اب آئیں تو پھر ایران یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا جو 60% انرچڈ یورینیم ہے اسے ڈائلیوٹ کر کے 20% کر دیتا ہوں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو 3% انرچڈ یورینیم کی کیپیبلٹی ہے اور انفراسٹرکچر ہے آپ مجھے ریٹرن دیں گے کہ وہ میرا رائٹ میرے پاس رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو اس میں بھی پیکیجنگ اگر کریں تو وہ یہ مان گئے ہیں کہ انرچڈ یورینیم جو ہے, اور ساتھ میں یہ کہ میں ریٹرن جو ہے اس ایگریمنٹ کے اندر یہ شامل ہوگا کہ ہم کبھی بھی نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ نہیں بنائیں گے. تو اس میں اب وہ اگر 3% پہ آ گئے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی وکٹری ہے, اور یہ صرف پاکستان ہی دلوا سکتا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم 60% کو ڈیلیوٹ کر کے 20% پہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی صرف پاکستان ہی کروا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے دو جو ہے نا, ایک پوائزنس پل ہے یا پھر آپ سمجھیں کہ کوئی میٹھا لالی پاپ ہے. آپ کی پیکیجنگ پہ ہے کہ آپ اسے کیا کرتے ہیں. اگر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرمپ بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ جی یہ چونکہ ویکنڈ یا تو شروع ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے ایک گیمبلنگ ریکٹ چل رہا ہے جس پہ میں مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک بیان دے دیتا ہوں, تو اگر اس کی بجائے یہاں سے یہ آف ریمپ چاہ رہے ہیں تو اس کی نیٹی گریٹیز میں فی الحال مت پڑھیں. نیٹی گریٹیز میں جائیں گے تو اٹ از اے پوائزنس پل. ایران کہیں بھی کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کہ میں تھوڑا سا جھکنے والا ہوں یا یہ نہ. وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے آپریشن کرنے کی بات کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں, کارگو جانے دیتے ہیں. انرچڈ یورینیم ان کا کبھی بھی پرابلم ہی نہیں تھا. ہاں آپ جو ہیں ہماری جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھی بھرپائی کریں, اور جو اسرائیل نے لیبنان میں کیا ہے اس بھی کریں, اور یہ ریٹرن ہے سب کچھ, یہ نہیں کہ صرف باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کو ڈراپ سائٹ اس نے باقاعدہ ان کے ریفرنسز کے ساتھ سورسز کے ساتھ پبلش بھی کیا ہے. تو اب ٹھیک اس ہے میں ڈاکٹر صاحبہ, پرابلم یہ یہ ہے کہ تفصیل یہ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل اس سارے معاملے پر آ گیا. لیٹس سی یہ چیزیں ظاہر ہے سامنے آ جائیں گی. ابھی تو یہ میں اس کو جو کہ جس طرح سے میڈیا کوٹ کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں مجوزہ معاہدہ اور پھر اس کے عام نکات, تو ابھی یہ آفیشیل نہیں ہے. تھوڑا سا انتظار اور مزید چیزیں ظاہر آفیشیل ہوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. عبداللہ گل صاحب, یور ٹیک آن دس ہول میٹر. بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اٹس بٹ ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ, ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے.
بٹ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس طرف، بین پاکستانی ہماری تو سب کی خواہش ہے کہ ہم یہ اس کردار کو ہم جس طرح سے نبھا رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو ایک بہت بڑا صحرا ہے جو پاکستان کے سر پر سجے گا، پر پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ موسٹ سرچ پرسنالٹی گزشتہ چند ہفتوں سے چلے آ رہے ہیں آن گوگل۔ اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایک کامیاب دورہ اس کو سمجھیں گے جو کچھ ایران میں ہوا؟ تھنگز آر موونگ فارورڈ، کل مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اینڈ وی کین ایکسپیکٹ اینی ٹائم کہ ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ سننے کو مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں وی ہیو دا رائٹ ٹو سیلیبریٹ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کرنی ہوتی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی بھی جے ڈی وینس کو نہ بلاتے، بلکہ ان کے جگہ وہ پیٹ ہیگزیٹ کو بلواتے، وار منسٹر کو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلواتے جوائنٹ چیف کو بلواتے، ایئر چیف، آرمی چیف کو بلواتے، نیول چیف کو بلواتے، اور اس کے بعد ایک وار میکنزم سامنے لے کے آتے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے 12 اپریل کو سلسلہ منقطع ہوا تھا، ایک تسلسل وہی ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس کے اندر امریکہ کی بدنیتی آ گئی تھی۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس میں سے کچھ اور نکال لوں، میں ڈرا دھمکا کے کچھ کام کروا لوں، میں دھمکی دے دوں، میں تہذیب سے مٹا دوں، میں فلانا کر دوں، ڈھمکانا کر دوں۔ نانسنس۔ آپ کے ساتھ میری یہ شروع دن سے یہی آرگیومنٹ تھا کہ یہ جنگ امریکہ ہار چکا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہارا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ اس کے جو دیکھیں نا، 2 قسم کی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ اپنا ترا لیتے تھے۔ ایک ان کا جو فضائیہ کا جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی تھی، جو F-35 اسٹیلتھ وغیرہ، وہ تو ہو گئے ایران کے آگے بے بس ہو گئے اور ان کو تو نیچے گرا دیا۔ 42 جہاز گر جانا کوئی معمولی بات ہے۔ 8 جہاز انڈیا کے گرائے پاکستان نے تو پوری دنیا میں تھو ہو گئی انڈیا کے اوپر۔ تو یہ تو سپر پاور تھی، اور پاکستان دوسری جانب یاد رکھیں نیوکلیئر پاور تھا۔ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں تھا، یہاں تو ایک نان نیوکلیئر پاور تھا، یہاں تو مڈل پاور بھی نہیں اس کو تصور کیا جا رہا تھا۔ However، اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ دوسری ٹیکنالوجی تھی ان کی، اسٹرائک کیریئر گروپس، یعنی کہ ابراہم لنکن، جیرالڈ فورڈ ایکسیٹرا، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کی نیوی کے اوپر میری اطلاعات ہیں ان کی ایک سب مرین کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پھر جنگ اگر ہوتی تو اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگی جنون نظر آتا، پتہ چلتا کہ کوئی 82 ایئر بون ڈویژن آیا ہوا ہے، کوئی مزید ان کے ایئر کرافٹ کیریئر آ رہے ہیں، کوئی وہاں ان ایکسپیکٹڈ قسم کی جو ایک وہاں موومنٹ ہے ملٹری کی وہ ہو رہی، پوسچرنگ ہو رہی ہوتی۔ ایسا تو کچھ نہیں نظر آیا۔ اس لیے وی ہیو دا رائٹ ٹو سیلیبریٹ۔ اور پھر امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ ہاں، امریکہ کے پاس آپشنز یہ ہے کہ وہ دنیا میں پہلی بات ہے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر دیکھیں، ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے، انپریڈکٹیبل تھے، اب نہیں ہیں۔ اب اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اب ان کو الیکشن کیمپین کے اندر تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ان کے ٹکٹ لوگ چھوڑ رہے ہیں، ریپبلکن پارٹی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے بھی بالکل نامنل مارجن کے ساتھ آپ کے اختیارات محدود ہوتے ہوتے رہ گئے، اگر ابھی آپ کریں گے تو آپ کے اختیارات تو محدود ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک بہت بڑا ریپبلکن کے لیے چیلنج بن جائے گا، اور وہ تو پھر بہت ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر حالت میں اسپائل کرے۔ وہ کیوں کرے؟ وہ اس لیے کیونکہ نیتن یاہو تو ایک آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی گورنمنٹ کے اوپر چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کراتا۔ اس کو پتہ ہے الیکشن کے اندر تو ماں سوائے ذلت رسوائی اس کو ملے گی تو ملے گی، الیکشن تو اس نے جیتنا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب اس کو کیا ہوگا؟ دوسری جانب یہ ہوگا کہ وہ جیل کے پیچھے جائے گا، سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اور تاحیات جائے گا۔ کرپشن کے کیسز ہیں، بدعنوانی کے کیسز ہیں، اور یہ بات تو اب ان کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ اسپائلر کا کردار ہے۔ ایران کا جو ہے اب کیا کرے گا؟ امریکہ جس کا نام ہے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ گارنٹی کون دے گا امریکہ کی؟ کیا چین دے گا، روس دے گا، پاکستان دے گا کہ جناب اگر فرض کرے کل کو امریکہ معاہدہ وائلیٹ کرتا ہے تو ہم مل کر ماریں گے اس کو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہونے لگا ہے۔ اپنا اسلام بھائی، آپ وی ہیو ٹو لیو ان دا نارمل ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، فولس پیراڈائز میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری جو امپورٹنٹ اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کو وقتی طور پر امریکہ گزارے
राइट लेगा अब्दुल्ला साहब और हो सकता है बाद में आके ये दोबारा हमला कर ले, दोबारा हमला करे और दोबारा कोई इजराइल को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन क्योंकि तब तक 27 अक्टूबर गुजर चुका होगा और इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू का सूरज है वो गरूब हो चुका होगा इंशाल्लाह। इसलिए जो दो बातें जो अभी अमेरिका के पास हैं, पहला ये कि वो एक लिमिटेड स्ट्राइक करे और विक्ट्री डिक्लेयर कर दें कि जनाब हम तो बड़े जीत जात के वापस आ गए हैं। दूसरी चीज वो ये कहें कि ठीक है जिस तरह से चलता है केओस चलता है तो केओस होने दो ना। कौन सी जगह दुनिया में उन्होंने केओस नहीं छोड़ा? अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा, इराक में नहीं छोड़ा, सोमालिया ने नहीं छोड़ा, वियतनाम में नहीं छोड़ा। हर जगह जिधर गए हैं सत्यानाश करके आए हैं। कभी जंग इन्होंने जीती कोई नहीं है। ये चले हैं ईरान के साथ लड़ने के लिए, ईरान खड़ा हो गया है। बात ये है उन्होंने बड़ी कॉस्ट पे की है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला उन्होंने बड़ा साहब नुकसान उठाया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बिल्कुल ये अभी इनके पास दो ही ऑप्शन है, एक ये कि वो ये करके कि जी हमने तो जीत ली है जंग, और दूसरा ये है कि वो कहें कि नहीं जनाब जंग ठीक तो है वो जैसे पहले चल दिन रहा से है चल जीते हुए हैं रहा है। उनके कागजों में, तो उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर हाँ लिए हैं। उनके कागजों में तो वो उन्होंने बहुत कब बड़ी जंग कब जीती उन्होंने है कहा, जी। और मुझे तारीख बताएं कि किस मुल्क ने कभी तस्लीम किया है आज तक कि वो जंग हारा है? हाँ कोई बिल्कुल, कोई कोई हालिया कोई जंगें मुल्क उठा जो के है देख हाँ। लें। अभी क्या हमारा पड़ोसी मुल्क भारत मानता है कि भाई पिछले साल ओ मई में वो हमसे हार गए थे? या उनका मीडिया वो तो मानता है, या कहता है उनके जनाब हम उनके तो जीत पॉलिटिकल चुके हैं। लीडर्स मानते हैं, या अपनी आवाम को ये बात वो कन्फेस करता है, जो करता है उसको भी आड़े हाथों ले। हाँ। बट एनीवेज बरखा दत्त जैसी मूविंग औरत फॉरवर्ड, जैसी औरत कहती है कि जी पाकिस्तान का पायलट जो है वो हमने रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है भाई, आपने उसका पोस्टर अपनी जेब में रखा हुआ है क्योंकि वो आपको जो है ना वो इतना खूबसूरत पायलट है, उसका पोस्टर आपने जरूर रखा हुआ है, पाकिस्तान का पायलट रखा है। किस नॉनसेंस खातून ने बात कहा है। है सर ये? बरखा दत्त ने, जस्ट इमेजिन बरखा दत्त। अच्छा, वो बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं। मेरे ख्याल से बुढ़ापे में जाके उनका दिमागी तवाज़ुन अब ख़राब हो लगता गया, है गोदी या मीडिया शायद की मजबूरी नजर हो उनकी हो गई गई। है। एनीवेज जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ब्रिगेड साहब ही जाने पड़ूंगा सर। अब ज़रा चीन के दौरे पर बात कर लेते हैं। यकीनन दौरा कंक्लूड होगा तो हतमी तौर पर हमें पता चलेगा, बट पॉजिटिव अच्छी उम्मीदें कि कुछ पाकिस्तान बेहतरी वहाँ से भी लेकर आएगा। ऐसे स्टेज पर जब पाकिस्तान का ये दौरा पाकिस्तान की क़यादत का हो रहा है तो होप्स आर हाई। एक तो मैं अब्दुल्ला भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे वो जो एक पुराना थॉट है मेरा, जब से जंग, पुराना मीन जब से जंग शुरू हुई है, इतना पुराना नहीं, कि ये जंग 2 साल तो मिनिमम है, चलेगी ये 8 साल तक। तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिक पॉजेज भी आएंगे, ऑपरेशनल पॉजेज भी आएंगे, ब्यूरोक्रेटिक वो से डिप्लोमेटिक पॉजेज भी आएंगे। तो उनकी गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो बिल्कुल ये उस व्यू पॉइंट को इन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा, जहां तक ईरान चाइना का ताल्लुक है, चाइना आपको पता है इस वक्त चाइना ही तो पिवटल रोल प्ले कर रहा है, यानी अलोंग विद पाकिस्तान आई मस्ट से। और जो जितनी भी गुजारिशात हैं जो पेश की गई ईरान को, जो पेश की गई अमेरिका को, जो किसी एक नहीं, यानी मैं कहता हूँ कंसेप्चुअल डोमेन के अंदर जो एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है इन मुज़ाकरात का या इन नेगोशिएशंस का, यकीनन वो चाइना से डिस्कशन के बाद ही आगे चलेगा। और मैं समझता हूँ कि चाइना से डिस्कशन का मतलब है कि आप रशिया को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। तो रशिया और चाइना जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेंगे इन तमाम मामलात को, तो उस वक्त तक तो मैं नहीं समझता कि ये किसी नतीजे पे पहुंचे। बट एट द सेम टाइम गारंटी कौन देगा? अब्दुल्ला भाई ने फरमाया कि गारंटी कौन देगा इस बात की अमेरिका की कि वो ऐसे दोबारा नहीं करेगा। मेरे ख्याल में चाइना गारंटी दे ना दे या रशिया दे ना दे, ये चाइना या रशिया कभी भी डायरेक्ट वॉर के अंदर एंटर नहीं होंगे। हाँ, वो उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, डिप्लोमेसी हो सकती है, और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो चाइना का दौरा तो कामयाब होना ही होना है इंशाल्लाह। और अगर फील्ड मार्शल गए हैं तो मैंने बताया वो एक पूरे स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के बाद गए हैं। तो अगर वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि वो किसी तरह किन्हीं मामलात के अंदर, ये मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हतमी तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो राइट, मैं वो डॉक्टर उसके साहब ऊपर आपकी भी जाने बढ़ गुफ्तगू। जाता हूँ। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रही हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस चाइनाज विजिट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब ने हाल ही में दौरा किया, बैक एंड फोर्थ दौरे चीज़ें, और अब ये दौरा अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत वहाँ मौजूद है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, हाउ डू यू सी? ये एक तो ये इनको 3 का हम मवाजना कर रहे हैं और चैनल पे यही कहा जा रहा है जी कि अमेरिका का दौरा है, चीन और रशिया का और पाकिस्तान का, तो किस तनाजुर में आपने शुक्र है ये सवाल नहीं किया, तो वो दिमाग में घूम रहा है कि शायद इनका कोई मवाजना ही करना है। तो इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों जो हैं बायलैटरल जो हैं वो
विजिट्स हैं और अच्छा, तीनों की मैं इस अपनी पे अपनी एक जो डॉक्टर है साहब भाई इजाज़त दें तो इस पर मैं अपना एक ओपिनियन आपको दे दूं। ये तीनों अलहदा-अलहदा हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक बड़ा क्लियर साइन है कि पावर इज़ बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना कंप्लीटली। मैं वो सुपर पावर वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इस तरह से शायद कोर्स इनकी इंपॉर्टेंस हो। बट आई यस, योर टोटली टेक एग्री प्लीज़। विद दैट, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन ये कि ये बायलैटरल हैं, अमेरिका जो है दौरे में से कुछ नहीं लेके गया, रशिया जो है उनका बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी जो है बहुत काम उस पे हो रहा था, फाइनल वो डील्स हो गई। हमारा भी ये दौरा जो है ये हैphazard नहीं था, हाफ कुक्ड नहीं था, बहुत इससे पहले इस पे काम हो रहा था और प्लान्ड था, ये कोई इमरजेंसी का ट्रिप नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आ रही है, डिफरेंट एमओयूज़ हैं उनके, एक प्रोविंस के पंजाब के साथ कोई एजुकेशनल एमओयूज़ हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक बाकायदा बनाई जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके अलावा जो है एनर्जी की जो है वो डील्स की बात हो रही है, मिनरल्स की, रेयर अर्थ की बात हो रही है। तो जो प्लान में, पाइपलाइन में इससे पहले जब भी किसी भी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर जो है वो जाते हैं तो जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलरेडी हो गया होता है। तो ग्राउंड वर्क में तो ये जो है ये सिक्योरिटी और इकोनॉमी के गिर्द रिवॉल्व करता हुआ एक दौरा जो है वो दिखाई देता है और बहुत कामयाब जो है अभी तक तो यही दिखाई देता है कि उसमें हम जो बहुत विन विन जो है दोनों साइड्स के लिए जो है, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं और दोनों और हमारा जो उनके साथ रिलेशन है, जितना गहरा हमारा ताल्लुक है, तो दोनों का कंफर्ट भी जो है आपको दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। दोनों का एक दूसरे से बात करना वो बहुत मैटर करता है डिप्लोमेटिकली। तो हमारे लिए, और ऑफ कोर्स फिर इसके अंदर ईरान जो है उसको माइनस नहीं किया जा सकता और फिर ये ज़रूर जो है वहाँ पे डिस्कस हुआ होगा कि ईरान ये जो 2 ट्रैक रीपैकेजिंग जो है वो करके दे रहा है, तो इसको अब अमेरिका ने कैसे लेना है। तो अमेरिका के अंदर जो है वो ग्लोबलिस्ट और न्यूकॉन्स तो इस पे बहुत वावेला मचा रहे हैं। अब ट्रम्प इसको कैसे रीपैकेज करते हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो सुना है कि वो उन्होंने अटेंड जी, नहीं जी, की उन्होंने और कहा नहीं मोटरकेड अटेंड करनी। रास्ते में से ही बिल्कुल घुमाते हुए वापस आए। तो मैं समझी कि पता नहीं अब हमला हुआ, और अब हुआ कि अगर बेटे की शादी मिस कर सकते हैं व्हाइट हाउस में तो फिर और क्या हो सकता है, टैक्स रिटर्न के लिए तो आए नहीं होंगे। तो लेकिन देखें अगेन जो है वो ब्रिगेडियर साहब भी और हमारे दूसरे कोलीग भी जो हैं अब्दुल्ला गुल साहब भी, दोनों जो हैं वो कह रहे हैं जी सेलिब्रेट कर लेते हैं मगर जंग 8 साल चलनी है। मैं कह रही हूँ जी 8 साल चलनी है, सेलिब्रेट नहीं करते हैं। फ़र्क सिर्फ हम में यही है, स्ट्रेटेजिक पॉजेज़ आएँगे। तो अगर किसी ने ठीक है। स्ट्रेटेजिक छोटी, बाज़ लोग छोटी चीज़ों पे खुशियाँ मनाते हैं तो खुश होना भी चाहिए। मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें इतनी सादा हैं नहीं, और अब मैं थोड़ी-सी मेरी रिज़र्वेशंस भी हो रही हैं कि पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी ब्रॉडर इस रीजन का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहा है, पाकिस्तान को अपना फोकस उस पे रखते हुए ईरान को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। हमें अपना इस राइट डॉक्टर मीडिएशन साहब, का वक्त जो कम है, जो है मैं ज़रा अब्दुल्ला साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। अब्दुल्ला साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो चाइना के विज़िट से तवक्कुआत हैं उन पर, और साथ साथ मुझे ज़रूर ये भी एक बात रह गई तो इस पर बता दें कि डू यू सी के जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम दोबारा इस्लामाबाद मरकज़ निगाह होगा, यहाँ पर आ रहे होंगे अमेरिका से भी लोग, ईरान से भी, फिर कोई गुफ्तगू हो रही होगी, ऐसा कुछ होते हुए देख? बट फॉर फर्स्ट ऑन श्योर, चाइना। होगा, फॉर श्योर होगा इंशाल्लाह ताला। ये राइट। जो एक्चुअली 8 जो सितंबर, सॉरी अप्रैल 12 को जो बात हुई थी वो हो गई थी, उस टाइम पे ही तय हो गया था। अब सिर्फ वो ये चाहते थे कि किसी सूरत जो है हम जो शिकस्त के जबड़ों में से फतह को बरामद कर लें। ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, लेकिन नहीं मिला। कभी डरा के, कभी धमका के, कभी किसी के। अब तो यही था कि वो हर के कहने के ऊपर जो है वो जंग बंद कर रहे थे। तो वो मतलब अब तो ये पोजीशन आ चुकी थी। देखें अभी ये तो वो रियलिटी के ऊपर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जंग उस सिनेरियो के अंदर आगे प्रोलॉन्ग करेगी अगर नेतन्याहू वहाँ रह गया, और अगर नेतन्याहू इजराइल से निकल गया तो फिर उसके बाद अगर ये प्रॉक्सी जंगें लड़ते रहे तो फिर अमेरिका इस जंगों में हिस्सा नहीं बनेगा। वो कहेगा ठीक है, यू गो योर वे, आई विल गो माय वे। तो इस टाइम पे हेट्रेड पहली दफ़ा इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर आ गया है, और ओपनली आ गया है, और मीडिया के अंदर आ गया। ये पहले कभी किसी की जरूरत नहीं हुई। इसलिए ये उस सूरत में जंग प्रोलॉन्ग कर सकती है कि अगर ये मामला उस अंदाज में, यानी कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू बरकरार रहते हैं। ये यहाँ बात ख़त्म करते हैं चाइना के दौरे पे।
देखिए, चाइना का दौरा इसलिए अहम तरीन है क्योंकि इस टाइम पे सदर ट्रंप गए हैं, फिर सदर पुतिन गए हैं और फिर फॉलोड बाय 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, जो कि अब फ्रेंडशिप नहीं बल्कि आयरन ब्रदर्स के अंदर हम तब्दील किए जा चुके हैं, और सदर शी जिनपिंग ने ये बात कही है। लेकिन जहाँ सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाइना से क्या एक्सपेक्टेशन है, चाइना को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी तो बताइए ना। आप ये देखें कि ये जो आज सानिया हुआ वहाँ बलूचिस्तान के अंदर, और अभी तक जो इतलात हैं उसके अंदर तकरीबन को 35 से ज़्यादा लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। ऐसी सूरत में आप मुझे समझाइए कि ये टाइमिंग आपने देखें कि एक आदमी हमारा ईरान में है और एक आदमी हमारा चाइना में है, और अभी वो भी ज़ाहिर है चाइना चले गए हैं। लेकिन इस सब के अंदर मुझे ये बताइए कि ये एक टाइम ज़रा आप देखें इसका। दूसरा ये है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है? और भी तो एक सरहद है ना, जिनसे लोगों को ये शक हो रहा है कि वो जो एक नया पोर्ट बन रहा है, एक नई सिटी डेवलप हो रही है, पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी, ये क्या है प्रोजेक्ट जिसके अंदर सऊदी अरब और कुवैत अपने स्ट्रेटेजिक एसेट ऑयल रिजर्व्स रखेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये तो वही हुआ ना जो फुजेरा के अंदर इंडिया ने कहा कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखेंगे, और उनके साथ मुआहदा हुआ, दिफाई मुआहदा भी हुआ। तो ये आप देख लें कि नई अलाइनमेंट जो है वो सामने आ रही है। इसलिए राइट। जो चाइना आपसे साथ आता है वो पूछता है कि आप लुक ईस्ट पॉलिसी पे चलेंगे या लुक वेस्ट पे चलेंगे, आप दुनिया के पुराने असूलों पे जो 9/11 के बाद वजह किए गए थे उनके साथ आप खड़े होंगे, या आप अब जो हमने नया फार्मूला दिया है या दुनिया को नया प्लान और ख़ास तौर पे जीसीसी ममालिक के लिए जो 4 नुकाती एजेंडा है वो दिया है उसके साथ आप चलेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें जवाब देना पड़ेगा उनको। और मेरा राइट ख्याल है अब्दुल्ला कि चाइना साहब, को भी बिल्कुल आपका हाँ। पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इरफान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने